बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एएसएफ एएसआई का कंप्लीट पेपर शेयर करूंगा। और ये जो पेपर था ये 8 अप्रैल 2025 को हुआ था। इसी 8 तारीख को कांस्टेबल का भी पेपर हुआ था। उन कांस्टेबल का जो पेपर था उसके काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ में वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर वॉच आउट कर सकते हैं। अगर आपने 8 अप्रैल का एएसआई का टेस्ट दिया था या फ्यूचर में आप देने जा रहे हैं या इसकी तैयारी आप करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले मैं आपके साथ इसका सिलेबस आपको समझा देता हूं कि पेपर किस तरीके से हुआ था, कौन कौन से टॉपिक्स थे। ठीक है, तो इसमें बुनियादी चीज़ ये थी कि जो पेपर आपका था उस इंग्लिश का टोटल इंग्लिश में था। कोई भी क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट का उर्दू में नहीं आया था। पेपर किस तरह का था? एमसीक्यूज बेस्ड पेपर था। ठीक है, और आपको जो टाइम दिया गया था वो 1 घंटे का टाइम दिया गया था। और इस पेपर में या इस टेस्ट में जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स थे वो थे इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी और इसके साथ बेसिक मैथ, आईक्यू और लॉजिकल रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका कंप्लीट पेपर आया था। अच्छा, एमसीक्यूज कितने थे? एमसीक्यूज थे 50 एमसीक्यूज थे और 1 घंटे का टाइम था। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, हम इन्हें सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास पहला जो क्वेश्चन था वो एंटोनिम पूछा गया था, व्हाट द विकारियस। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डायरेक्ट इसका करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास एक और वर्ड था टिकलिश। टिकलिश का एंटोनिम पूछा गया था और इसका एंटोनिम है जी स्टेबल। ठीक है, फिर इस पेपर में 2 इडियम्स भी आए थे। पहला इडियम था वुल गैदरिंग का। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी ड्रीमी इमेजिनेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त यानी कि जवाब था। फिर दूसरा जो इडियम आया था अंडर द हेरो मीन्स, इसका जो दुरुस्त जवाब था वो था ऑप्शन सी, एंग्जाइटी। फिर उसके बाद जो है कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया था पास्ट टेंस का और इसमें आपसे जो है ना करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछा गया था। इसमें जुमला था, सेंटेंस था कि इफ़ यू हैड नॉट डैश मी आई वुड हैव बीन इन ग्रेट ट्रबल। ठीक है, मतलब कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करते मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताना था। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हेल्प्ड, ये यहाँ पर करेक्ट ये आपका आंसर था। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर है जी हमारे पास एक और क्वेश्चन था करेक्ट प्रोनाउन का। आपने प्रोनाउन बताना था, द डिस्प्यूट कैन इजीली बी सेटल्ड बिटवीन यू एंड मी। यहाँ पर जो करेक्ट प्रोनाउन लगता वो मी लगता, ऑप्शन सी। फिर 2 सिनोनिम्स भी आए थे। एक पहला सिनोनिम था, वर्ड आया था प्रिस्टिन। प्रिस्टिन कहते हैं जी अनटच चीज, ऐसी चीज को जिसको टच न किया गया हो, असली फॉर्म में हो। ठीक है, रियल फॉर्म में हो, ओरिजिनल हो। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन सी में ओरिजिनल जो लिखा था वर्ड, ये आपका करेक्ट आंसर था। आपके पास जो इस सिनोनिम का दूसरा वर्ड आया था वो था एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है एब्जॉल्व। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, फिर जो है ना कुछ क्वेश्चन आए थे जीक्यू के। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि हु वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में। ठीक है, तो वो कौन से मुल्क यानी कौन सी टीम जीती थी? तो वो लियोनेल मेसी की जो टीम थी उसने जीती थी। अर्जेंटीना उस टीम का नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब था। फिर आपके पास एक और क्वेश्चन था कि द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोकर्ड बाय द डैश। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था ये किसकी मदद से हुआ था? ठीक है, वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ आपके पास दुरुस्त जवाब था। इट इज नथिंग डैश बट प्राइड। इट इज नथिंग डैश बट प्राइड। इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर था, एल्स। हिज प्रपोजल फिल आउट फॉर नीड ऑफ सपोर्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब था। फिर है जी हु क्वाइंड द नेम यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का जो नाम था ये किसने यानी कि सबसे पहले इजाद किया था या बताया था? तो ऑप्शन ए जो था रोजवेल्ट, ये आपके पास दुरुस्त जवाब था, ऑप्शन ए। फिर है जी द मोस्ट इम्बेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज डैश। आयरन, सिलिकॉन, कार्बन। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था वो था नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी मेटल जो ना एबंडेंट मेटल नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा माना जाता है। अच्छा जी,
द टर्म ऑफ OIC सिक्योरिटी जनरल इज डैश। सिक्योरिटी जनरल का जो टर्म होता है, दौरानिया होता है, वो कितना होता है? 5 साल के लिए होता है। यानी कि सिक्योरिटी जनरल 5 साल के लिए मुंतखब होता है। ठीक है। टीपू सुल्तान हेड डिप्लोमेटिक रिलेशन। टीपू सुल्तान के दौर में टीपू सुल्तान जो थे उनके वो रिलेशन रखते थे किस फ्रांसीसी किंग के साथ? तो उस किंग का नाम था नेपोलियन के साथ। ठीक है। नेपोलियन के साथ टीपू सुल्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, ट्रेड के। एडम्स पीक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कोहे आदम है कोह। ठीक है। कोहे आदम जो है ना, कोहे आदम, तो वो जो है श्रीलंका में वाक़ है। ऑप्शन बी आपके पास दुरुस्त ऑप्शन था। 1 BTU इज इक्वल टू डैश जूल्स। ठीक है। तो ये है जी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी 1055 जूल, यानी कि 1055 जूल्स। लेकिन यहाँ पर 1055 आपको नज़र नहीं आ रहा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। फिर है जी हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो है किसने इजाद किया था? जेम्स वाट ने। ऑप्शन ए जो था आपके पास दुरुस्त आंसर था। फिर है जी इफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफर फ्रॉम अ डिजीज एट वन प्लेस इन टाइम इट इज नोन एज डैश। कहते हैं कि एक बड़ी तादाद में लोग एक ही जगह पर एक ही टाइम पर अगर किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एपिडेमिक कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो था ये आपके पास दुरुस्त जवाब था। इसकी मिसाल कोरोना वायरस है। फिर आपके पास एक और क्वेश्चन था, हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज अ कम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन डैश। यहाँ पर जो आपके पास दुरुस्त आंसर था वो था आयरन। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। दुरुस्त जवाब था हर्ट्ज। ऑप्शन सी। फिर है जी कोलेरिया इज काज्ड बाय, बायोलॉजी का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, इसका करेक्ट आंसर बैक्टीरिया है। ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था पाकिस्तान स्टडी का कि गंधारा सिविलाइजेशन इज इन देश, ये पाकिस्तान में पाई जाती है आपको। ठीक है। गंधारा सिविलाइजेशन इज इन पाकिस्तान। ऑप्शन बी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन देश। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मार्च 1949 को पास हुई थी। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब था। फिर था जी आइडेंटिफाई द वायसराय हु मेड द अगस्त ऑफर इन 1940। अगस्त ऑफर 1940 में किसने जो ना वो वायसराय कौन था? ये नहीं। ठीक है। तो ललित को नाम ये आता है। ऑप्शन बी में स्पेलिंग आप देख ले। ऑप्शन बी जो था ये करेक्ट आंसर था। फिर है जी द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज ओनली अबाउट डैश। फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर मतलब पीने के काबिल जो पानी है, तो वो है 2.5% पूरी ज़मीन में, पूरी दुनिया में। ठीक है। सिर्फ 2.5% जो पानी है ये फ्रेश वाटर कहलाया जाता है, यानी कि सिर्फ 2.5% अवेलेबल है। द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी, शेप क्या है? ठीक है, गैलेक्सी का, तो ये स्पायरल का कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है ना दुरुस्त जवाब है आपके पास। फिर है जी द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ कादियाजम वाज डैश। कादियाजम की एक बेटी थी, उसका नाम क्या था? दीना वादिया। ठीक है। ऑप्शन बी जो है ना आपके पास दुरुस्त ऑप्शन था, दीना। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है आपके पास, विच सिटी ऑफ पंजाब इज नोन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, ग्लेज्ड पोट्री एंड केमल स्किन वर्क। ठीक है, केमल स्किन वर्क हैंडीक्राफ्ट के लिए सबसे मशहूर जो सिटी है पंजाब की वो मुल्तान है। ठीक है, मुल्तान आपका करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास आपका यानी कि पाकिस्तान स्टडी का एक और क्वेश्चन था कि 1962 इलेक्शंस इन पाकिस्तान वर ऑफ विच टाइप, ये कौन से तरह के इलेक्शंस हुए थे 1962 में? इन इलेक्शंस को कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ऑप्शन बी जो था आपके पास दुरुस्त जवाब था। फिर क्वेश्चन था कि आगा खान यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन देश। आगा खान यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1975, 1979, 1985। तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है। आगा खान यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये 1983 को बनी थी। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। फिर है जी दिल्ली पैक्ट वाज साइंड बिटवीन नेहरू एंड लियाकत अली खान। दिल्ली पैक्ट नेहरू और लियाकत अली खान के दरमियान कब साइन हुआ था? 8 अप्रैल 1950 को। लेकिन आपके पास तो यहाँ पर 1950 का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, 1955, 1916, 1928, फिर यहाँ पर है नन ऑफ दीज। तो हम क्या करेंगे? नन ऑफ दीज पर यानी कि आंसर कंसिडर करेंगे। ठीक है। द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ इज, ठीक है, तो ये क्या है? हिमालयाज रेंज। हिमालयाज रेंज यंगेस्ट माउंटेन जो ना रेंज कहलाए जाते हैं। ठीक है। शाह अब्दुल लतीफ़ रोट हिज पोइट्री एंड डैश। देखिए, शाह अब्दुल लतीफ़ एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि वो कौन से, उन्होंने अपनी शायरी जो है वो किस ज़ुबान में लिखी? पंजाबी में,
पश्तो में, बलोची में, या इनमें से किसी में भी नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन डी। शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई ने अपनी जो शायरी थी वो सिंधी ज़ुबान में लिखी थी, लेकिन यहाँ पर सिंधी तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो लिहाजा ये इसमें से कोई भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर है हमारे पास द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक K2 इज लोकेटेड इन देश। K2 कौन से रेंज में वाक़ है? कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज आपके पास ऑप्शन ए जो था ये करेक्ट आंसर था। फिर है जी द डायरेक्शन ऑफ हिंदू कुश इज फ्रॉम देश। हिंदू कुश की जो डायरेक्शन है वो क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पर आपको हिंदू पाकिस्तान की नॉर्थ वेस्ट जो जगह है यहाँ पर आपको हिंदू कुश जो पहाड़ी सिलसिला है ये नज़र आएगा। फिर है जी व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ कीरतार रेंज। कीरतार रेंज की जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बुलंदी है कितनी है? वो कम से कम 2150 मीटर्स। ठीक है, 2150 मीटर्स इसकी मैक्सिमम हाइट है कीरतार रेंज की। अच्छा, इब्लीस की मजलिस शूरा ये एक पोइम है और ये रिटन बाय, तो ये किसने लिखी थी? अल्लामा इकबाल ने लिखी थी। अल्लामा इकबाल की ये पोइट्री है। ठीक है, इब्लीस की मजलिस शूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी अल्लामा इकबाल जॉइंड मुस्लिम लीग इन देश 1916, 1920, 1923। देखिए अल्लामा इकबाल ने लंदन में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था और ये साल था 1908 का। ठीक है, तो यहाँ पर 1908 का चूंकि ऑप्शन नहीं है इस वजह से हम यहाँ पर आंसर किसको का कंसिडर करेंगे? ऑप्शन डी को, नन ऑफ दिस को। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि जी व्हाट परसेंटेज ऑफ 720 इज 36। 720 36 क्या है? ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर मैंने इसका परसेंटेज निकाला है, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख ले कि सबसे पहले आप क्या करना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 720 इज 36। तो देखिए इसका सिंपल सा फार्मूला है, कहता है कि जी 720 का 36 जो है ये कितना परसेंट बनता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने 720 का सबसे पहले 1% निकालना है। तो इसका तरीका ये है कि आप 720 को 100 से डिवाइड करें। ठीक है, तो 100 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 7.2। तो ये जो 7.2 है ये असल में क्या है? ये 1% है। ठीक है, 1% है 720 का। अब फिर आपने क्या करना है, 36 आपसे मांगा है तो आपने 36 लिख लेना है और 7.2 से आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख ले, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया है। मैं एक मिनट एक स्क्रीन मार्कर खोल देता हूँ, ये आ गया स्क्रीन मार्कर। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख लें कि यहाँ पर मैंने इसे डिवाइड करना है और डिवाइड का बहुत सिंपल तरीका है। ये जो 0.2 है ना, इस 0.2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.2 टाइम जब आप करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, कंप्लीट 1 मिलेगा। और 7 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 मिलेगा। 35 और 1 ये जब आप ऐड करेंगे तो 36 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये 36 जो है ये हकीकत में कितना है? ये 5% है आपका। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी? 5%, ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इन अ डेयरी फार्म 40 काउज ईट 40 बैग्स ऑफ हस्क। ठीक है, ये जो भूसा हम देते हैं खाने के लिए जो जानवरों को। ठीक है, इन 40 डेज, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल 1 काउ ईट 1 बैग ऑफ हस्क। बहुत सिंपल है, कहते हैं कि 40 गाय 40 बैग 40 हस्क यानी कि भूसी के 40 बैग 40 दिनों में खाते हैं। ठीक है, तो एक यानी तो कितने दिनों में एक गाय जो है वो एक बैग ख़त्म करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है 40 दिनों में ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी, 40 डेज। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये अक्सर आते रहते हैं। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन था कि जी इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ लूफ, ठीक है, लूफ जो ना डबल रोटी को कहते हैं, इज़ रुपीज़ 5.5, ₹5.5 की अगर एक डबल रोटी है तो ढाई डबल रोटी की कीमत कितनी होगी? ठीक है, एक डबल रोटी की कीमत ₹5.5 है, तो ढाई डबल रोटी की कीमत कितनी होगी? देखिए यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन भी मैंने की है आपको समझाने के लिए, क्योंकि जब मैं आपको पूरा समझा दूंगा तो फिर ही आपको आसानी होगी। ठीक है, देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ये जो 5.2 है ना, सबसे पहले कितना मांगा है? ढाई का मांगा है। ठीक है, ढाई डबल रोटी की कीमत कितनी है? तो हम सबसे पहले 2 का निकालते हैं कि 2 का कितना बनता है। तो कीमत एक की कीमत कितनी है? ₹5.5 है। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से समझाता हूँ। तो हमने 2 की कीमत निकाली, वो बनी ₹11। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो आधा था ना, आधे की कीमत के लिए हम क्या करेंगे, इस 5.5 को 2 से डिवाइड करेंगे।
तो हमारे पास आ जाएगा 2.75, ठीक है। तो 2 की कीमत निकली 11, ठीक है, 2 की कीमत कितनी निकली 11, और आधे की कीमत निकली 2.75। तो 11 और 2.75 हम आपस में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 13.75, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ये हमारे पास ऑप्शन है भी या नहीं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है जी, ऑप्शन सी 13.75 यहाँ पर आपको लिखा है, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये होता है कि वहाँ पर आपके पास न कैलकुलेटर होता है, और बल्कि ये तो कैलकुलेटर के बगैर भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी लोग इससे उनसे ये भी नहीं हो पाता। फिर आपके पास ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, कहता है कि ए इज बीज सिस्टर। ए एक पर्सनैलिटी है, एक शख्स है, एक बंदा है, क्या वो बी के क्या है, सिस्टर है, ठीक है। सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ए इज डीज मदर, ठीक है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। देखिए इसके लिए ये मैंने अलग-अलग यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। अब क्या है, ए इज बी सिस्टर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या लिखा है कि सी बी की माँ है, ठीक है, सी बी की माँ है, ए जो है ये बी की बहन है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी जो है ये ए की माँ है, ठीक है। सी जो है ना ये ए और बी दोनों की माँ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, डी इज सीज फादर। डी जो है ना ये सीज के फादर है, मतलब क्या हुआ, ए और बी का जो दादा हो गया वो डी हो गया, ठीक है। अच्छा, मेकिंग डी द ग्रैंड फादर, यहाँ पर लिखा है ग्रैंड फादर ऑफ बोथ बी एंड ए। तो डी आपका हो गया जी बी और ए का। अब यहाँ पर मिस्टेक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, ई की वजह से, ठीक है। यहाँ पर ई मेंशन है, ई जो है वो डी की माँ है, ठीक है, डी खुद जो दादा है, ठीक है। तो ई क्या हो गया, ये ग्रैंड मदर हो गई, पर दादी हो गई, ठीक है। तो ये आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर हो गई, पर दादी हो गई बी की और ए की। अब आप नीचे देखें, अब क्वेश्चन क्या है कि ए जो है ना डी से किस रिलेशन में है, ठीक है। यहाँ पर ई की तो बात इतनी ही हुई, तो देखें ए जो है ना ए चूंकि डी डी ए और बी दोनों का दादा है, ठीक है। तो जब दादा है तो जाहिर की बात है वो ग्रैंड डॉटर हुई, ठीक है, पोती हुई। तो पोती के लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ग्रैंड डॉटर। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन में हम देख लेते हैं, ग्रैंड डॉटर है हमारे पास, ऑप्शन सी में ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था आपका। फिर आपके पास एक और क्वेश्चन था, विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, 1/4 ऑफ 236, 1/16 ऑफ 1028, 1/3 ऑफ 741। इसका भी मैंने हल निकाल लिया है, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कीमत निकालेंगे कि 1/4 236 का कितना बनता है। तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है, आपने 1/4 इस तरह लिख देना है, यहाँ पर 236 लिख देना है, ठीक है। फिर 236 को 4 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 59। फिर दूसरा आपने लेना है कि 1/16, 1028 को 16 से आपने डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आंसर आएगा। फिर आपके पास था 741, 741 को 3 से आपने डिवाइड करना था, फिर 247 आपके पास आंसर था। अब इसमें आपने खुद ही पहचानना है, ठीक है। सवाल किया था कि इन तीनों में जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, तो बहुत ही सिंपल है, सबसे कम 59 था, उससे कम 64 था, और सबसे बड़ा क्या था 247। ऑप्शन सी जो था ये आपके पास सबसे बड़ा नंबर था, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। द बैटल ऑफ बदर अकर्ड इन डैश, गज़वे बदर किस हिजरी में हुआ है, 2 हिजरी में, 17 रमज़ान 2 हिजरी में। फिर है जी 4 मैट वीवर्स कैन वीव 4 मैट्स एंड 4 डेज, ठीक है। वीव का मतलब होता है बनाना, ठीक है। मैट वीवर्स आप इससे ये कह ले कि जी चटाई बनाने वाले, 4 चटाई बनाने वाले 4 चटाइयाँ 4 दिनों में बनाते हैं, ठीक है। एट द सेम रेट, इसी रेट के साथ हाउ मेनी मैट्स, कितने मैट्स बनेंगे, वुड बी वुवन बाय 8 मैट्स, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ठीक है। तो जो ना मेन मल्टीप्लाई वर्क डिवाइडेड बाय डेज, ठीक है। तो 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 हम क्या करेंगे, जो ना 8 × 8 डिवाइडेड बाय x कर लेंगे। तो इस सोल्यूशन को जब आप फाइंड आउट करेंगे ना, आपको आंसर मिलेगा जी 16 का, ठीक है। ये फार्मूला मैंने सॉल्व नहीं किया टाइम की शॉर्टेज की वजह से, वरना मैं आपको यहाँ पर भी ये जो ना सिखा देता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे पास, सलात इस्तिस्का इज ऑफर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ डेज। सलात इस्तिस्का कब पढ़ी जाती है, जब बारिश ना हो रही हो, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ रेन, बारिश की कमी के मौका पर एक नमाज पढ़ी जाती है, उसे सलात इस्तिस्का कहते हैं। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन था इस्लामिक का कि द बुक रिवील्ड ऑन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, ठीक है, ज़बूर।
ऑप्शन ए जो था आपके पास दुरुस्त आंसर था। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था आपके पास कि इफ 5 men कैन डू वर्क इन 50 days, कहते हैं कि अगर 5 आदमी एक काम को 50 दिनों में करते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 3 men। ठीक है, तो अगर वही काम 3 बंदे करते हैं तो कितने दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया है कि देखिए सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे। ठीक है, वर्क कितना हुआ है, तो मेन को आप डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वर्क निकलता है। ठीक है, तो 5 को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया, 250 निकला। अब हमने क्या कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या थी, वही काम अगर 3 बंदे करते हैं तो कितने दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला वही है कि मेन को हम डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेन है, ये डेज से वर्क हमारे पास निकल आएगा। वर्क हमने निकाल दिया था 250, तो हमने कंडीशन में हमें कहा गया था कि अगर 3 आदमी हो तो कितने दिन लगेंगे उसी काम को करने के लिए। तो डे हमने फाइंड करना है, इस 3 को हम 250 के नीचे ले आएंगे। ठीक है, इसे डिवाइड कर देंगे यानी, तो आंसर आपके पास निकलेगा 83। अभी हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि 83 हमारे पास है भी या नहीं। ठीक है, तो 83 हमारे पास ऑप्शन ए में मौजूद है। 83 जो है ना, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन ए। तो ये था एएसआई का कंप्लीट सॉल्व पेपर 50 की 50 एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो आप ये जो है ना पीके टेस्ट ग्लोब पेज पर मैं इसे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है। पेज को आप लाइक भी कर लें और ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पेज का लिंक मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में न दूं तो आप फेसबुक पर पीके टेस्ट ग्लोब सर्च करें, पेज आपको मेंशन हो जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।